जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पीसीएल TG2 का जो पेपर हुआ था 19/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग का ये वीडियो नंबर जो है TG2 के लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पेपर देना है यूपी पीसीएल का, अगर नहीं भी देना है तो आपसे कितना हिंदी का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2021 में जो सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट जो जितने 3-4 शिफ्ट में जो पेपर है सब लोग को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए, यहाँ से डिस्प्ले को आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस रियासत की रानी बनकर अपनी चर्चित कविता लिखी थी? जो सुभद्रा कुमारी चौहान का पहले आप इमेज देखिए, वहाँ से फोटो देखिए और इसके बाद सॉल्व करिए, उनका किताब का भी नाम देखिएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्वालियर की रानी, बी ऑप्शन दिया है दातिया की रानी, सी ऑप्शन दिया है झांसी की रानी और डी ऑप्शन है रीवा की रानी। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रियासत की रानी बनकर उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तिका कौन सी लिखी थी, जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी ये किनकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी और पुस्तक आप नाम बताइए। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का और इनकी एक और पुस्तक का नाम है मुकुल। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और का नाम है बिखरे मोती। बिखरे मोती किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ये मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान का फोटो भी वहां से देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको हमेशा थोड़ा सा लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए हम फोटो आपको दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का उत्साह, हास, शोक, वात्सल्य। देखिए अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है आप बताइए। देखिए जो अस्थाई भाव है इसकी संख्या कितनी होती है? 9 है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। चलिए ए ऑप्शन दिया उत्साह। उत्साह किसका अस्थाई भाव होता है? वीर रस का है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हास। हास किसका अस्थाई होता है? वो हास्य रस का। शोक है, सी ऑप्शन दिया है शोक। शोक किसका है? करुण का। और जो डी ऑप्शन दिया वात्सल्य। वात्सल्य का थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वात्सल्य का क्या होता है? वात्सल्य, क्योंकि इसके मात्रा में मिस्टेक होता है। वात्सल्य का जो स्थायी भाव निकालेंगे तो वो होता है वत्सल्य होता है। यहाँ से वा नहीं होगा, वत्सल्य होता है, वत्सल्य, ठीक है। ये चीज होती है, आप ध्यान रखिएगा। वा की मात्रा, व की मात्रा, अस्थाई भाव में व हो जाता है, ठीक है। यहाँ से वात्सल्य, वत्सल्य, इसको काफी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, उसको रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे का ए बिल्कुल राइट होगा कि जो वीर रस का अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं आप बताइए। ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2 और सी दिया है 4 और डी दिया है 3। तो देखिए जो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय, और दूसरा होता है व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय, व्युत्पन्न प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? 2। जैसे कि इसका कितने प्रत्यय होते हैं? 2, विभक्ति प्रत्यय और व्युत्पन्न प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 3 को सॉल्व करिए, पढ़िए क्वेश्चन 3 को। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 3 लोग तो हम लोग कर लिए ना। 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है? तुलसीदास की कृति विनय पत्रिका की भाषा क्या है? जो विनय पत्रिका, पहले क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है, इसको याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि जो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, लेकिन किस भाषा में लिखा गया ये आपको बताना है। तो इसका भाषा जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा कि इसको कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी,
ब्रज भाषा में लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए आप। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? आपको यह बताना है कि इनमें से जो निबंध लिखा गया, 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है? चितवन की छान, ऑप्शन ए। बी क्या दिया है? अशोक के फूल, ऑप्शन सी क्या दिया है? मित्रता, और ऑप्शन डी क्या दिया है? गेहूं और गुलाब। तो यहाँ से आपको बताना है जो ये निबंध चारों दिया गया है रामचंद्र शुक्ल का, इसमें से कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा उनको ध्यान में भी रखिएगा। और यहाँ से चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए जो चितवन की छा है, अब इसकी बात करते हैं। चितवन की छा क्वेश्चन नंबर 5 का है, जो ऑप्शन ए दिया है, चितवन की छा। चितवन की छा, चितवन की छा, ये किन की रचना है? चितवन की छा जो रचना है, ये प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र का है। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है, ये इनकी रचना है चितवन की छा। चलिए बी ऑप्शन जो दिया, अशोक के फूल, किसकी रचना है? जो बी ऑप्शन ए हो गया। बी क्या दिया? अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल किनकी रचना है? ये किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या? अशोक के फूल। जो सी ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? सी ऑप्शन दिया है मित्रता। मित्रता किनकी रचना है? मित्रता किनकी रचना? यही तो राइट ऑप्शन है, जो सी दिया है यही इनका रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। आप यहाँ से इमेज भी देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। जो डी ऑप्शन दिया है, गेहूं बनाम गुलाब, किनकी रचना है? गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम, गेहूं बनाम, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या लिखा है? विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। विपत्ति कसौटी जेहि कासे तेहि साचे मित। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मित। अब ऑप्शन ए दिया है विभावना अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार जो डी ऑप्शन दिया है, इसमें क्या होता है? वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है जो उसका अलग अलग अर्थ निकालता है, यमक हो गया। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जब दूसरे शब्दों का गुण किसी उपमेय का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके कारण उपमेय का उपमान बता दिया जाता है, ये हो जाता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पे विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत, इसी में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वह रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। ये जो यूपी पीसेट TG2 का क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप पूरा देखिए और बताइए भी कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है, 15 में से आप कितना राइट कर पा रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन? अपवाद, अपमान, अपयश और अपशब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपको उपसर्ग बता रहा है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उपसर्ग है। फर्स्ट शब्द वर्ड क्या दिया है? अपवाद। दूसरा क्या दिया? अपमान। और तीसरा क्या दिया है? अपयश। अपयश। और जो चौथा दिया है अपशब्द। अपशब्द। तो यहां से देखिए अपवाद, अपमान, अपशब्द और अपयश, यहाँ से जो 4 दिया है तो आपसे उपसर्ग बता रहा है। तो सबसे पहले उपसर्ग लगता कहाँ पे है? आगे लगता है, शब्द के आगे। अगर प्रत्यय पूछता तो कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। तो आगे अब बताइए कौन सा मिल रहा है? अप धन्यवाद। तोड़ेंगे इसको, अप धन्यवाद।
अपमान, अप धन मान, अपयश, अप धन यश, यानी सब में आपको अप 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 दिखाई दे रहा है। सब में क्या दिखाई दे रहा है? ये भी अप, ये भी अप, तो इसका क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। राइट ऑप्शन अब किस पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा क्या? डी। अपयश, यहाँ पे अप हो जाएगा, जो अपवाद, अपमान, अपयश, अपशब्द में ऑप्शन जो मिल रहा है उपसर्ग वो अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 का राइट ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंकड़ किस स्रोत से आया हुआ शब्द है? एक शब्द दिया है कंकड़। कंकड़, कंकड़ जो है वह किस स्रोत से आया हुआ है? देशज शब्द है कि विदेशज शब्द है कि तद्भव शब्द है कि तत्सम शब्द है? तो तत्सम क्या शब्द होता है? वो संस्कृत से मैच करता है। तद्भव क्या होता है? जो हम लोग के द्वारा थोड़ा सा मैच करता है, जो हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं। विदेशज क्या होता है? जो विदेश से आया हुआ है। देशज जो अपने देश का है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंकड़ शब्द है यह कैसा शब्द है? यह तत्सम शब्द है, संस्कृत से मिला हुआ शब्द है। तत्सम कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट ऑप्शन होगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द लिखा है, चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है बहुब्रीहि समास, बी दिया है द्विगु समास, और सी दिया है कर्मधारय समास, डी दिया है तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष को पहचानने के लिए क्या था कि जो हम आपको बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, अवदान के लिए से अलगा, इस तरह से हम लोग उसको पहचानते। तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। चौराहा को अगर आप तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मैच है। दूसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, और डी दिया है द्विगु समास। देखिए जो बी ऑप्शन द्विगु दिया है, द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर देखिए चौराहा मतलब 4, संख्या दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? 4। तो यहाँ से कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। बहुब्रीहि समास भी नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं आप बताइए। तो देखिए रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, अनुभाव, और जो चौथा होता है वो होता है संचारी भाव, संचारी भाव। ये 4 होते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि जो रस के कितने अंग होते हैं। तो 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आपसे यहाँ से क्या पूछा है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह डी। देखिए डी में दिया है 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। 11 में क्या लिखा है? काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ ले गयो माखन रोटी। इस काव्य में रचयिता कौन है? काग के भाग बड़े सजनी, जो कृष्ण भगवान का वहां से इमेज देख रहे हैं, और जो वहां से काग, जो काग में कौवा जो रोटी लेके चला गया, उसका भाग क्या है? बहुत तेज है। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ ले गयो माखन रोटी। इस काव्य में रचयिता कौन है? तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कुंभन दास, बी दिया है रसलीन, और सी दिया है रसखान, और डी दिया है सूरदास। तो यहाँ से जो 11 का हो जाएगा रसखान का। देखिए रसखान, इनकी रचना का और नाम बताइए क्या क्या है? इनकी रचना का नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी रचना है। रसखान, रसखान जी का आप फोटो भी देख रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा आप उसे याद करिएगा। प्रेम वाटिका। और इनकी रचना का नाम बताइए सुजान। सुजान ये रसखान जी की रचना है। ठीक है, और जो एक काव्य में भी आप पढ़े हैं कि काग के बड़े भाग सजनी, हरी हाथ ले गए माखन रोटी, तो ये किनकी रचना है? रसखान जी का। चलिए अब जो ऑप्शन डी दिया है सूरदास जी है, इनका देख लीजिए क्या क्या रचना है, थोड़ा सा इनका भी बता दीजिए। सूरदास की रचना क्या क्या है? सुर सागर है, सुर सागर है, और सुर सरावली है, सुर सरावली है, सुर पचीसी है, सुर पचीसी है। ठीक है, सुर पचीसी है। और एक रचना और इनकी बताइए, साहित्य लहरी है,
साहित्य लहरी। ठीक है, याद रखिएगा। सूरदास की रचना क्या क्या, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य सूर पचीसी, साहित्य लहरी, ये किनकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। रसखान की रचना प्रेम वाटिका और सुजान। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 पे और इसको सॉल्व करते हैं। इसका जवाब बताइए कि कौन सा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, सब कुछ जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो चारुचंद की चंचल किरणें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिलाइए। चारुचंद्र मतलब आपको क्या मिल रहा है? चंद्र, यहाँ से च का दिख रहा है। चारुचंद की चंचल किरणें, की चंचल किरणें। ठीक है, यहाँ से च मतलब कि जहाँ पे वर्णों का बार बार उल्लेख होता है, बार बार आपको मिलता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पे जो च का जो उच्चारण हो रहा है बार बार वर्णों का, वो कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पे, 13 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या लिखा है? एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिकार शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाला, जैसे शब्द क्या हो, शब्द अलग अलग हो लेकिन उसका अर्थ एक ही है, तो इसको क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। पारिभाषिक शब्द वही में होता है कि शब्द क्या होगा, उसका अर्थ सबका एक होगा लेकिन शब्द क्या होगा, सब अलग अलग होंगे। तो एक ही शब्द को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दिया है क्या? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, बी दिया है पारिभाषिक शब्द, और सी दिया है अनेकार्थिक शब्द, और डी दिया है विलोम शब्द। तो विलोम नहीं है, अनेकार्थी भी नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, पारिभाषिक शब्द। क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे? 14 नंबर पे। 14 को पढ़िए। इनमें से किस लेखक को ललित निबंधकार नहीं माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ललित निबंधकार इनमें से किसको नहीं माना जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी ए ऑप्शन, यहाँ से आप उन लोग का इमेज भी देखते जाइए। राम वृक्ष बेनीपुरी, जो बी ऑप्शन दिया है कुबेर नाथ, और सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो डी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल। तो किसको निबंधकार नहीं माना जाता है? तो माना जाता है किनको निबंधकार नहीं? रामचंद्र जो शुक्ल है इनको निबंधकार नहीं माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? कहानीकार है। ठीक है, ये कहानीकार है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या कहा जाता है इनको? कहानीकार। ठीक है, ये कहानीकार है, निबंधकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? यहाँ से प्रेमचंद्र जी की नहीं है, ये बताना है आपको। बताइए, पढ़िए ऑप्शन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट ऑप्शन दिया ठेस। ठेस किसकी रचना है? ठेस कहानी है। सवा शेर गेहूं, कफन, बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद की जो कहानी नहीं, इनमें से कौन सी प्रेमचंद की कहानी नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, 3 सवा शेर गेहूं, ये मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। कफन भी है, बड़े घर की बेटी भी है, लेकिन जो ठेस है ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए। लेकिन अब से पूछा जाए कि ठेस किसकी रचना है, तो यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी।